हेलो बच्चों, विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम क्लास 9th का विज्ञान का विषय पढ़ रहे हैं। उसमें विज्ञान के पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है इसके बारे में बताया जा चुका है, लेकिन एक ज़रूरी जानकारी आपको दे देते हैं कि आपके पाठ्यक्रम से 30% पाठ्य सामग्री पाठ्यवस्तु कम की गई है। इस साल चूँकि समय कम मिला है, आपका काफ़ी समय जो है वो बर्बाद हो गया इस महामारी के कारण, कोविड-19 महामारी के कारण, तो आपका 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। आपको क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है वह हम उसको देख चुके हैं और आवश्यकता अनुसार हम जिस पाठ से जो चीज़ें नहीं पढ़ानी है उसको छोड़ दिया करेंगे क्रम से। लेकिन हम पढ़ेंगे, हमारा जो अध्याय है, हर अध्याय के बारे में कुछ न कुछ ज़रूर पढ़ना है। थोड़ी ही बहुत चीज़ें कम की गई हैं, मात्र 30% सिलेबस ही कम किया गया है। तो हम पहला अध्याय चूँकि शुरू कर चुके हैं, तो पहला अध्याय हमारा जो है हमारे आसपास के पदार्थ, उसमें हमने यह देखा कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है और उसकी पदार्थ कणों से मिलकर बना हुआ होता है, या पदार्थ का भौतिक स्वरूप है कि वह कणों से मिलकर बना हुआ होता है, छोटे छोटे बालू जैसे। और दूसरी चीज़ कि जो कण होते हैं पदार्थ को बनाने वाले, उनके कौन कौन से अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। उनमें हमने देखा कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, दूसरा लक्षण। और तीसरा लक्षण हमने देखा कि पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक में हमें यह देखना है कि पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ हम देखते हैं वह किन किन अवस्थाओं में हमें अपने चारों ओर के परिवेश में पदार्थ दिखाई पड़ते हैं। अपने आसपास के पदार्थों को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें 3 प्रकार के दिखाई देते हैं पदार्थ। कुछ पदार्थ ठोस अवस्था में होते हैं, कुछ पदार्थ द्रव अवस्था में होते हैं और कुछ पदार्थ गैसीय अवस्था में हमें दिखाई देते हैं। यह जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं, यह उनके जो कण होते हैं जिनसे वह बने हुए होते हैं, उनके कणों की विशेषताओं के में भिन्नता के कारण यह अवस्थाएं पदार्थों की होती हैं। जो तीनों अभिलाक्षणिक गुण हमने पढ़े हैं, उन अभिलाक्षणिक गुणों में अंतर होने के कारण ही पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं हमें दिखाई देती हैं। विस्तार पूर्वक अगर हम देखें तो पहली अवस्था है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में तमाम वस्तुएं हम देख सकते हैं और उनमें आसपास के परिवेश में तमाम चीज़ें जैसे पेन, किताब, सुई, लकड़ी की छड़, ईंट, पत्थर, यह सारी वस्तुएं या ठोस वस्तुएं कही जाती हैं। और यह जो वस्तुएं होती हैं, इनमें अगर हम इनका आकार बनाना चाहें चारों ओर पेंसिल से, तो हम इनका एक आकार बना सकते हैं ठोस वस्तुओं का, और इनकी आकार निश्चित होते हैं, स्पष्ट सीमाएं होती हैं। और आयतन, जैसे एक ईंट रखी हुई है तो उसका आयतन कितना जगह घेर रही है वह भी निश्चित होता है। अगर हम इन पर चोट पहुंचाते हैं तो यह आसानी से टूटते नहीं हैं, लेकिन यह एक दूसरे में मिल भी नहीं सकते हैं अपने आप। ठोस पदार्थ अगर अगल बगल रख दिए जाए तो क्या वह आपस में मिल सकते हैं? नहीं, कभी भी ठोस पदार्थ आपस में एक दूसरे से जो विसरण का गुण होता है वह प्रदर्शित नहीं करते हैं। अगर हम इन्हें दबाने का प्रयास करते हैं तो यह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करते हैं। मतलब जिस अवस्था में है कोई भी ठोस पदार्थ, अगर आप उसको दबाएंगे तो उसका आकार और जो बनावट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन रबड़ की गेंद, उसे आप कहेंगे सर यह तो दबाते हैं तो इसके आकार में परिवर्तन आ जाता है, लेकिन जैसे ही आप छोड़ते हैं पुनः अपने आकार को ग्रहण कर लेती है। तो कोई भी ठोस वस्तु वह अपने आकार परिवर्तन का विरोध करती है। अगर वह आकार परिवर्तन होता भी है तो भी वह पुनः अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है। तो सभी वस्तुएं जो ठोस होती हैं उनका सभी का एक निश्चित आकार होता है।
स्पष्ट सीमाएं होती हैं और आयतन स्थिर होता है। अगर हम दबाना चाहें तो वह दबते नहीं हैं, मतलब संपीड्यता, दबने के गुण को क्या कहते हैं? संपीड्यता। उनमें संपीड्यता नगण्य होती है, वह दबाने से दबते नहीं हैं। और बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बाह्य बल लगाने पर ठोस टूट भी सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है, अर्थात यह दृढ़ होते हैं। और अभी हमने जो उदाहरण दिया कि रबर की गेंद को अगर हम दबाते हैं तो वह अपना आकार तो बदलती है, लेकिन पुनः अपने आकार को प्राप्त कर लेती है। ऐसे ही चीनी या नमक, इनको हम किसी बर्तन में रखते हैं तो उन्हीं बर्तनों का आकार ले लेते हैं। स्पंज होता है, यह भी दबता है लेकिन पुनः अपना आकार वापस प्राप्त कर लेता है। स्पंज मतलब रबर के जैसा ही जो साइकिल की गद्दी में लगा हुआ होता है दबने वाला पदार्थ, वह स्पंज होता है। तो वह भी दबाने के बाद दबता है लेकिन पुनः अपना आकार ग्रहण कर लेता है। यह सभी पदार्थ ठोस ही होते हैं, क्योंकि बाह्य बल लगाने पर जो रबर की वस्तुएं होती हैं उनके आकार में बदलाव तो आ जाता है, लेकिन पुनः अपने मूल आकार में वापस आ जाता है। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा बल लगाते हैं तो यह भी टूट जाता है। तो ठोस का यह गुण होता है कि बाह्य बल लगाने पर वह अपने आकार को पहले तो बदलने नहीं देता है, बदलने का विरोध करता है, आकार बदलता ही नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा ठोस है जिसका आकार बदल सकता है तो पुनः अपने पहले वाले आकार में लौट जाता है। और अगर हम इतना उसको दबा देते हैं कि वह पुनः अपने पहले वाले आकार पर लौट ना पाए तो वह ठोस टूट जाता है। उसके जो आकार हैं वो नहीं बदलते हैं, लेकिन वह टूट जाता है। कोई भी चीनी हो या नमक हो, वह भी ठोस पदार्थ हैं, लेकिन वो जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। एक्चुअली में चीनी या नमक वह क्रिस्टलों के समूह होते हैं, उनके क्रिस्टल जो होते हैं वह ठोस कहे जाते हैं। तो उनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं, बल्कि क्रिस्टलों के समूह के आकार बदलते हैं। क्रिस्टल आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। एक क्रिस्टल को हम उसका आकार मानते हैं चीनी या नमक में। स्पंज में भी ऐसे ही होता है। स्पंज का जो दबने का कारण होता है उसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जब उसमें वायु भर जाती है तो वह फूला हुआ दिखाई देता है, लेकिन दबाते हैं जब वायु निकल जाती है तो फिर पिचक जाता है, लेकिन जैसे ही छोड़ते हैं वायु पुनः भर जाती है और वह फिर पुनः फूल आता है। तो यह सारी वस्तुएं, ठोस का जो मूल गुण है वह यही है कि वह अपने आकार परिवर्तन का विरोध करते हैं, उनका आकार नहीं बदलता है, आकार निश्चित रहता है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हम दबाएंगे, उसके आकार में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे तो वह टूट जाएगा। यह विशेषताएं होती हैं ठोस की। दूसरी अवस्था होती है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था क्या होती है बच्चों? एक क्रियाकलाप समझें कि कुछ वस्तुएं हैं जैसे जल, तेल, दूध, जूस, ये सारी चीज़ें क्या होता है कि इन्हें विभिन्न आकार के बर्तनों पर हम भर सकते हैं। और अगर हम इन्हें कहीं भी, इन जो पदार्थ हमने बताए, पानी, तेल, दूध, जूस, ये सभी पदार्थ अगर हम किसी बर्तन में भरें और बर्तन में भरने के बाद कहीं फर्श पर डाल देते हैं तो आयतन तो इनका एक समान रहता है, जगह बराबर घेरते हैं, लेकिन आकार नहीं निश्चित होता है कि किस आकार में फैलेंगे। यह मतलब इनका आयतन तो निश्चित होता है द्रवों का, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। यह जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। और द्रवों में बहाव होता है या बहते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ, इनका आकार बदलता है, इसलिए यह दृढ़ नहीं होते हैं। ठोस पदार्थ दृढ़ अवस्था वाले होते हैं, यह दृढ़ नहीं होते हैं, यह तरल होते हैं द्रव पदार्थ। किसी भी
ठोस और द्रव में विसरण संभव है, जैसे कि द्रव में गैस का भी विसरण हो सकता है, ठोस का भी विसरण हो सकता है। वातावरणीय गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी जल में घुलती हैं। तो जल में विसरण की क्रिया होती है। और यह जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका भी विसरण, किसी ठोस पदार्थ को द्रव में रख देते हैं तो वह घुल जाता है, यह भी एक तरह का विसरण ही माना जाता है। तो ठोस पदार्थ और द्रव पदार्थ द्रव के साथ विसरित होते हैं, और गैसीय पदार्थ भी द्रव पदार्थ में विसरित होते हैं। तो ठोस, लेकिन अंतर क्या है कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का ही विसरण संभव होता है, मतलब तीनों चीज़ें उसमें मिल सकती हैं अपने आप द्रव पदार्थ में। ठोस में हमने देखा कि दो ठोसों को बगल में रख दिया जाए तो वो आपस में मिलते नहीं हैं, लेकिन दो द्रवों को अगर बगल बगल रख दिया जाए तो वो आपस में मिल जाते हैं। या किसी ठोस को किसी द्रव के साथ रख देते हैं तो भी ठोस द्रव में घुल जाता है, जैसे चीनी और पानी को एक साथ रख देंगे तो चीनी धीरे धीरे उसमें विसरित हो जाएगी। गैसीय ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, गैसीय अवस्था भी द्रव में विसरित हो जाती है। तो ठोस, द्रव और गैस तीनों ही पदार्थ द्रव अवस्था के साथ विसरित हो सकते हैं। ठोस की अपेक्षा जो द्रवों में होता है वह विसरण की दर अधिक होती है, क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से इधर उधर गति करते हैं, और ठोस की अपेक्षा द्रव में के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है वह भी अधिक होता है। तो हमने शुरुआत में यह बताया था कि जो वह पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं या उनके जो कण होते हैं उनके कणों के लक्षणों में अंतर के कारण इनकी अवस्थाओं में हमें अलग अलग अवस्थाएं दिखाई देती हैं। ठोस के कण बहुत ही दृढ़ होते हैं, एक दूसरे से मजबूती के साथ बंधे होते हैं, उनके कणों के बीच रिक्त स्थान कम होता है। वहीं द्रव के कण एक दूसरे से मजबूती से नहीं बंधे हुए होते हैं, उनके कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है। उनके कण इसलिए ज़्यादा स्वतंत्रता से गति कर लेते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा भी अधिक होती है। तो यह द्रव अवस्था के पदार्थों की विशेषताएं होती हैं। इसी तरह गैसीय अवस्था होती है, उसमें भी गैसीय अवस्था में गुब्बारा आप देखे होंगे, उसमें जब हवा भरते हैं तो फूल जाता है, लेकिन जैसे उसको छोड़ते हैं हवा बाहर निकल जाती है। ऐसे ही तमाम चीज़ें हम देखते हैं, साइकिल की ट्यूब है उसमें हवा भरते हैं तो फूल जाती है, लेकिन बाद में निकल जाती है। और इस जो गुब्बारे हैं या साइकिल की ट्यूब है, हवा भरने के बाद भी अगर हम इनको दबाना चाहते हैं तो यह दब सकते हैं। तो इतना अधिक दब सकते हैं कि उस स्थान से वह गैसीय पदार्थ हट सकता है। हमारे जो घरों में गैसीय सिलेंडर उपयोग में आता है वह भी एक तरह से गैसी है, एलपीजी जिसे कहते हैं। अस्पतालों में जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है वह भी गैस होता है। वायु में तमाम तरह की गैसें मिली हुई होती हैं। गाड़ियों में गैसीय पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सीएनजी। क्या करते हैं, इन गैसीय पदार्थों को खूब तेज़ी से दबाते हैं सीएनजी और एलपीजी में, तेज़ी से उस पर बहुत अधिक दबाव डालते हैं तो वह कम जगह में आ जाती है। मतलब उसके आकार में हम दाब डालकर परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे ही उसके ऊपर से दाब हटाएंगे उसका आकार बदल जाएगा, वह जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। तो गैसीय पदार्थ जो हैं वह बहुत स्वतंत्रता के साथ विसरित होते हैं, और वह उनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होता है, और यह बहुत तेज़ी के साथ ठोस में, द्रव में या गैसों में, गैसीय पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में बहुत तेज़ी के साथ विसरित होते हैं। इसलिए दूर दूर से जो गंध होती है वह इसी विसरण गुण के कारण हमारे पास तक पहुंच जाती है। तो इनके आकार, आयतन निश्चित नहीं होते हैं, इनमें संपीडितता का गुण बहुत अधिक पाया जाता है। विसरण का जो गुण होता है वह भी बहुत अधिक पाया जाता है गैसीय पदार्थों में। इनके कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत अधिक पाया जाता है। इनके कण बहुत अधिक
तेज़ी से गति करते हैं, गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है, और इनके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। तो यह कुछ विशेषताएं होती हैं इनकी गैसीय पदार्थों की। चित्रात्मक रूप में एक विवरण दिया गया है, ठोस अवस्था से कैसे अणुओं का जो संगठन होता है किस तरह रहता है। यह देख सकते हैं आप, यह ठोस पदार्थ प्लेट है, इसमें कणों का संगठन जो होता है वह बहुत पास पास होता है, एक दूसरे से एक निश्चित पैटर्न में जुड़े हुए होते हैं, उनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है, इसलिए हम उन्हें दबाते हैं तो दबते नहीं हैं, ना ही विसरित हो पाते हैं। तो दोनों चीज़ें जो हैं, क्यों आकार और आयतन भी इनका निश्चित होता है। यह क्यों होता है? क्योंकि इनके कण बहुत ही मजबूती के साथ एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, बांधे रहते हैं, नज़दीक नज़दीक एक दूसरे के पाए जाते हैं। दूसरी अवस्था है द्रव अवस्था, जल जार में दिखाया गया है। इसमें कणों को दिखाया गया है कि कण ठोस की अपेक्षा अपेक्षाकृत अधिक दूर पाए जाते हैं, इनके कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है और इनके कण अधिक स्वतंत्रता से गति करते हैं, इसलिए इसका आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। और संपीडितता का गुण भी इसमें ठोस की अपेक्षा बहुत अधिक पाया जाता है। तीसरी अवस्था है गैसीय अवस्था। एक गुब्बारे में भरी हुई गैस के बारे में दिखाया गया है कि गैसीय पदार्थ में जो कण होते हैं वह किस तरह होते हैं, बहुत ही अधिक दूर दूर पाए जाते हैं, इनके कणों के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान पाया जाता है, इनके कणों की गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है और आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। इनमें विसरण का गुण बहुत अधिक पाया जाता है ठोस एवं द्रव की अपेक्षा, और साथ ही इनमें संपीडितता का गुण भी बहुत अधिक पाया जाता है। ना तो इनका आकार निश्चित होता है इनकी इस विशेषता के कारण, क्योंकि इनके कण बहुत स्वतंत्र होते हैं, इसलिए ना ही इनका आकार निश्चित होता है ना ही इनका आयतन। इन्हें किसी भी बर्तन में रख देते हैं, चाहे जितने बड़े आयतन का बर्तन हो, पूरे बर्तन को भर देते हैं, और जब हम उस बर्तन का आकार घटाते हैं तो इन गैसी उसमें भरे हुए गैसीय पदार्थ का आकार भी छोटा हो जाता है। तो गैसीय पदार्थों के आकार आयतन निश्चित नहीं होते हैं। यह एक तुलनात्मक अध्ययन था। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो पदार्थ होते हैं गैसीय पदार्थ, उनमें यह विशेषता पाई जाती है कि उनके जो कणों की गति होती है वह बहुत ही अनियमित होती है। मतलब नियमित रूप से इधर उधर नहीं घूमते हैं कि नियमबद्ध तरीके से घूमते हैं, उनके कणों की गति बहुत अनियमित होती है, बहुत तेज होती है। इसी अनियमित गति के कारण इनके कण आपस में और बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं और जिसके कारण दबाव उत्पन्न करते हैं। जब गुब्बारे में हवा भरते हैं तो इसी दबाव के कारण गुब्बारा फूल जाता है, क्योंकि इनके कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है गैसीय पदार्थों की वह बहुत अधिक होती है और वह अपने जिस बर्तन में होते हैं उसके चारों ओर की दीवारों पर दबाव डालते हैं, और यह जो दबाव होता है वह गैसीय दबाव कहलाता है। तो गैस अवस्था, द्रव अवस्था और ठोस अवस्था, तीनों अवस्थाओं के बारे में हमने पढ़ लिया कि किस तरह होती है और इनकी क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। तो यह था आज का लेक्चर। आशा करता हूँ बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और इसके अलावा कोई भी अगर डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको आप वीडियो को एक बार दो बार देखें, हमारे द्वारा दिए गए PDF फाइल को पढ़ें आज के टॉपिक की, और साथ में जो नोट्स हम उपलब्ध कराते हैं उसको पढ़ें। आपको निश्चित ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। बाकी चीज़ें आप स्वाध्ययन करते रहें। हम आपसे अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक आप घर पे रहें, पढ़ते रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।